92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी हौसले की ऊंचाई। मेरे दरवाजे की घंटी बज रही है। सुबह के 9:12 हो रहे हैं। सुबह के इस वक्त गुजरते हुए हर सेकंड की खबर रहती है। मैं ऑफिस निकलने की तैयारी में हूँ। याद करके एक एक सामान बैग में सहेज रही हूँ। मोबाइल का चार्जर ढूंढने तक दरवाजे की घंटी को अनसुना करने की कोशिश में हूँ, लेकिन घंटी के लगातार बजने की वजह से चार्जर ढूंढना छोड़ के दरवाज़ा खोला। कोरियर वाला था। मैंने अनमने ढंग से लिफाफा लिया और दरवाजे के पास से ही कोने की टेबल की ओर उछाल दिया। लिफाफा टेबल पे औंधे मुंह गिरा। अफरा तफरी का आलम यह था कि ना तो सेंडर का नाम पढ़ पाई, ना ही उसके सही ठिकाने पे पहुंचने की पड़ताल की। किचन में जाके टिफिन लिया और बैग में रखते हुए बाहर निकल के दरवाज़ा लॉक करने लगी। लॉक करके चाबी बैग में डाली ही थी कि छाता लेना याद आ गया। मुंबई की बरसात में छाता भूलना किसी सज़ा से कम नहीं है। छाता लेके मैं ऑफिस निकल चुकी हूँ। देहरादून के पहाड़ों से समुद्र की आगोश में बसे मुंबई शिफ्ट हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर काम करती हूँ। ऑफिस पहुँच के रॉकी को ढूंढा, लेकिन वो अपनी सीट पे नहीं था। रॉकी मेरी टीम में काम करता है। रॉकी का असली नाम राहुल शर्मा है, लेकिन शर्मा तो दूर, उसे अपना राहुल बुलाया जाना भी पसंद नहीं है। इसलिए सभी उसकी पसंद के अनुसार उसको रॉकी बुलाते हैं। बगल की सीट वाले कलीग से चार्जर लेके मैंने अपना मोबाइल चार्ज में लगाया। अपना कंप्यूटर स्टार्ट करके मैं अपने बालों को मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में ठीक कर ही रही थी कि रॉकी पास आके बोला, पूर्णिमा आपको बॉस बुला रहे हैं। पूर्णिमा फाइनेंशियल ईयर के इस तिमाही में 3 क्लाइंट्स ने शुरुआती इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन फिर अपना प्रोजेक्ट विड्रॉ कर लिया है। और ये इत्तेफाक है या वाकई कोई और वजह कि तीनों प्रोजेक्ट्स को लीड आप कर रही थी? कंपनी चाहती है कि आप कुछ दिन काम से फुर्सत ले लें, आराम करें। बॉस ने 2 टूक शब्दों में कंपनी का फैसला सुना दिया था। कॉर्पोरेट फील्ड में काम से कुछ दिन की फुर्सत का मतलब दरअसल कुछ दिन नहीं बल्कि सदा के लिए फुर्सत होता है। मैं नौकरी से निकाली जा चुकी हूँ। बुझे मन से दिन गुजरा। शाम को घर लौटते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में कोई जंजीर लिपटी है। आज घर जल्दी पहुँचने के लिए और दिनों की तरह ना तो मन में कोई उमंग है, न ही पैरों में कोई बेचैनी। मैं मन से हारी हुई महसूस कर रही हूँ। 3 साल से जिस नौकरी को मेहनत प्यार से सींचा था, वो एक पल में पराई हो गई है। दिल खाली हो गया है मेरा। रॉकी का फोन आ रहा था। पूर्णिमा मैम, मुझे अभी अभी आपके बारे में पता चला। रियली सॉरी फॉर यू। ये लोग ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। आप इनकी बातों पे ध्यान लगा के दिल मत छोटा कीजिएगा। आपका काम एकदम पूरा होता है। रॉकी अपनी संवेदना जता रहा था। बहुत सारी बातें कही उसने। मैं कितना सुन पाई मुझे नहीं पता, लेकिन रॉकी की बातों ने सुकून जरूर पहुंचाया था दिल को। ये सच है, किसी नौकरी की असल कमाई साथ में काम करने वालों से हासिल किया गया स्नेह और सम्मान है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी हौसले की ऊंचाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पूर्णिमा एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर काम करती है। एक व्यस्त सुबह वो ऑफिस निकलने की तैयारी कर रही है कि तभी एक डाकिया एक चिट्ठी दे जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसका बॉस उसको जॉब से निकाले जाने की खबर देता है। अब आगे। इन दिनों वक्त अपने एक बेडरूम के फ्लैट की खिड़की से मुंबई की बारिश निहारते हुए बीतता है। जिंदगी हमेशा लय में रहना चाहती है। भागने की आदत हो जाने पे सुकून भी भागने में ही मिलता है। थम जाने पे घुटन होने लगती है। थम जाने के बाद फिर भागना मुश्किल लगता है। मेरी जिंदगी भी थम गई सी लगती है। मैं नौकरी के लिए पुरजोर कोशिश नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो भी कर रही हूँ उसमें सफलता नहीं मिल रही है। दरअसल जिस तरह मैं एक झटके में नौकरी से निकाली गई हूँ, उससे मेरा खुद पे यकीन डगमगा गया है।
दिन यूं ही बेपरवाह गुजर रहे थे, जैसे गुजरे तो भी ठीक, ना गुजरे तो भी ठीक। हर दिन नए सवेरे के साथ आ रहा था, लेकिन कमरा, दिल, जहन में सब कुछ पुराना ही था। बरसात बाहर हो रही थी और सीलन दीवारों के बजाय मन पे लग रही थी। मैं बाहर कहीं नहीं आ जा रही थी, अपने कमरे में सिमट के उसी में खो गई थी। मैं अपने मन पे लग रहे सीलन से आत्मविश्वास को चट कर जाने वाले दीमक को नहीं पनपने देना चाहती थी। एक सुबह मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। किचन के सारे डब्बों को धो पोंछ के चमकाने के बाद उनको नए तरीके से सजा दिया। लगा जैसे अपनी उम्मीदों को साफ कर नए सिरे से कतारबद्ध कर दिया है। बेड साफ किया, लगा सोए अंतर्मन को जगाया है। ड्रेसिंग टेबल साफ करके पर्स, नेल पॉलिश, परफ्यूम करीने से रख दी। लगा दिल में आरजू, विश्वास और धैर्य को व्यवस्थित कर दिया है। मैं कमरे को साफ करती जा रही थी और निखार मुझ में आता जा रहा था। कमरा वाकई उसमें रहने वाले लोगों के मन का आईना होता है। एक एक करके पूरे कमरे की सफाई हो चुकी है। आखिर में दरवाजे की दीवार पे लगी कोने वाली टेबल की सफाई कर रही हूँ। टेबल की डेस्क पे वो लिफाफा अभी औंधे मुंह पड़ा था जो कुछ दिन पहले ऑफिस जाते वक्त कुरियर वाला दे गया था। मैंने लिफाफे को अनमयस्क ढंग से उठाया। ये लोन और मार्केटिंग वाले ना लोगों तक पहुंचने के सारे हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा सोचते हुए लिफाफा कचरे में फेंकने ही वाली थी कि सहसा नजर भेजने वाले की जगह लिखे नाम पे पड़ी, अंकेश। पढ़े गए नाम पे यकीन करने के लिए मैंने दोबारा पढ़ा, अंकेश। लिफाफे को हाथों में थामे मैं बेड पे आके बैठ गई हूँ। मन तेजी से दिल दिमाग की गलियों और चौराहों से गुजरता हुआ अंकेश की तरफ दौड़ निकला है। अभी अभी मन ने जिस कमरे को साफ किया है, अंकेश की यादें उन पे रोशनी बन के बिखरना शुरू कर रही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी हौसले की ऊंचाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पूर्णिमा एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर काम करती है। नौकरी छूट जाने के बाद पूर्णिमा निराशा में दिन गुजार रही है। निराशा से बाहर निकलने के लिए वो कमरे की सफाई शुरू कर देती है। कमरे की सफाई के दौरान उसको वो लिफाफा मिलता है जो कुछ दिन पहले डाकिया दे गया होता है, लेकिन उसने देखा नहीं होता है। लिफाफे पे अंकेश का नाम देख के पूर्णिमा यादों में गोते लगाने लगती है। अब आगे। घर की सफाई हो चुकी है। अंकेश के लिफाफे को हाथ में थामे हुए मैं बेड पे बैठी हूँ। निगाह सामने खिड़की से बाहर देख रही है। अभी अभी बरसात खत्म हुई है, धूप पसर रही है, पूरा वातावरण सुनहरा हो रहा है, ठीक वैसा ही जैसे गढ़वाल के पहाड़ों पे होता था। मन गढ़वाल की पहाड़ियों से लुढ़कता हुआ बचपन में पहुंच के वैसे ही कुलांचे भर रहा है जैसे हम सब नन्ही नन्ही टांगों से कुलांचे भरते हुए स्कूल जाते थे। गढ़वाल की पहाड़ियों में हमारे घर थे। हमारे मतलब मैं, शीतल और उसका छोटा भाई अंकु। अंकु माने अंकेश। हमारे लिए तो वो अंकु ही था। शीतल और अंकु का घर पहाड़ों की ढलान में नीचे पड़ता था और मेरा घर ऊपर, सो अपनी खिड़की से झांकने पे शीतल का पूरा घर एक नज़र में आता था। सर्दियों में जब बर्फ जम जाती थी तो मैं और शीतल अपनी अपनी खिड़कियों से एक दूसरे का हाल पूछ और जान लेते थे। मेरी और शीतल की दोस्ती और दादागिरी छोटे से गढ़वाली कस्बे में किसी से छुपी नहीं थी। हम दोनों से लगभग 2-3 साल छोटा अंकु मतलब अंकेश हमारा सिपाही, हमारा आदेशपाल, हमारा गुप्तचर सब कुछ था। स्कूल जाते वक्त मैं और शीतल सारी दुनिया जहान की समस्याओं को अपने सर ओढ़े उनको सुलझाते आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे नन्हा अंकु अपने साथ साथ मेरे और शीतल के बस्ते को भी ढोता चलता। बदले में रोज कभी मैं तो कभी शीतल टिफिन में उसके पसंद की आलू की भुजिया बना के लाते थे। आलू की भुजिया अंकु को बेहद पसंद थी, लेकिन आंटी हरी सब्जी खाने की जिद करती थी और आलू पे सख्त पाबंदी थी। हमारे बस्ते ढोने के बदले आलू की भुजिया, यही करार था मेरे और अंकु के बीच। अंकु बिल्कुल दुम की तरह हमारा पिछलग्गू था।
वो हमारे भले बुरे सब में साथी था। हमारी भी मजबूरी थी, मेरी और शीतल की दादागिरी की खबरें घर तक ना पहुंचें, इसलिए हम अंकु को अपना पार्टनर बना के रखते थे। अंकु भी कम होशियार नहीं था, वो हमारे हर काम में साथ देता और बदले में एक शर्त रखता। उसकी शर्त भी उसी की तरह मासूम और प्यारी होती थी, जिसको मानने में न तो हमको कोई तकलीफ होती थी, न ही कोई नुकसान। पूरे इलाके में पाया जाने वाला एकमात्र सफेद गुलाब प्रिंसिपल के गार्डन से तोड़ के कौन ला सकता है? क्लास में ये शर्त तो मैंने लगा ली थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। एक बार फिर अंकु का सहारा था। बदले में अंकु की शर्त थी कि उसके पापा के कैमरे से मैं उसकी ढेर सारी तस्वीरें खींचूं। चोरी से अंकल का कैमरा लाने की जिम्मेदारी भी अंकु ने खुद ही ले ली थी। अंकु को तस्वीरें खिंचवाना बहुत पसंद था। खिड़की पे गौरैया के ची ची से मन गढ़वाल के पहाड़ों से मुंबई के कमरे में वापस लौटा। मैं बचपन की कितनी यादों से टकरा आई हूँ। सुबह तक निराशा और हताशा से घिरा मन अंकु और बचपन की यादों की सुनहरी किरणों से गर्माहट पा गया है। अंकेश का बंद लिफाफा अब भी मेरे हाथों में है। बिना लिफाफा खोले ही मन न जाने कितनी यादों को पढ़ चुका है। लिफाफा खोलने को लेके मन में एक उत्सुकता भी है और एक डर भी। क्या है इस लिफाफे में? आज ईमेल के जमाने में चिट्ठी क्यों भेजी है अंकु ने? संदेह ने मन को एक अजीब सी कसमसाहट में उलझा दिया है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी हौसले की ऊंचाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर काम करने वाली पूर्णिमा की नौकरी छूट चुकी है। कमरे की सफाई के दौरान उसको अंकेश का लिफाफा मिलता है, जिससे पूर्णिमा बचपन की यादों में गोते लगाने लगती है। उसे बचपन की सहेली शीतल के छोटे भाई अंकेश की मासूम शरारतें याद आती हैं। अब आगे। शाम हो चली है। धूप जला के पूजा के स्थान पर रख के मैं किचन में चाय बना रही हूँ। चाय की लत भी स्कूल के समय से ही लगी है। मैं और शीतल बड़ों की तरह बनने के चक्कर में ठाठ से सड़क के मोड़ पे बनी टपरी पे चाय पीते थे। मोड़ पे अंकु खड़ा रहता था, सड़क के दोनों तरफ से पहचान वालों पे नजर रखने के लिए और बताने के लिए। इसके बदले में अंकु से ये डील हुई थी कि रक्षाबंधन में हम बहनें उससे कोई गिफ्ट नहीं लेंगी और हमको देने के लिए अंकल से मिलने वाले पैसे वो खुद रख ले। रक्षाबंधन में अंकल से मिलने वाले 51 रुपए के बदले बेचारा अंकु साल भर हमारी मदद करता। मेरी और अंकु की पार्टनरशिप हिट थी। पानी के उबलने की आवाज़ से मन एक बार फिर ख्यालों से वापस लौटा। कप में आधा नींबू निचोड़ के गर्म पानी, शक्कर और एक टी बैग डाल के मैं वापस बेड पे आ गई हूँ। अंकेश का लिफाफा खोला है। पूनू दीदी, पहली लाइन पढ़ते ही न जाने कैसे आंखें डबडबा आई हैं। बरसों बाद किसी ने मुझे इस नाम से पुकारा है। जैसे अंकेश मेरे लिए अंकु था, वैसे ही मैं उसके लिए पूर्णिमा दीदी नहीं, पुनू दीदी थी। बिगड़े हुए नाम भले ही बचपन में चिढ़ पैदा करते हों, लेकिन बड़े हो जाने पे उन बिगड़े हुए नामों से ही पता चलता है कि किस रिश्ते की जड़ बचपन तक जाती है। डबडबा आई आंखों से आगे पढ़ना शुरू किया। दीदी, आपने हर साल राखी बांधने का वादा किया था। बांधना दूर, अब तो भेजना भी भूल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी है। सच में भूल ही तो गई हूं। ये नौकरी, ये प्रमोशन के चक्कर में मैं सब भूल गई थी। जिसके लिए सब कुछ भुला दिया, वो नौकरी भी अपनी कहाँ हो सकी। अब भी याद है वो दिन जब सुबह सुबह शीतल खिड़की से चिल्लाई थी, पुनू पुनू। मैं भाग के शीतल के यहाँ पहुंची थी। क्या वो चिल्ला क्यों रही है? मैंने शीतल से पूछा। शीतल मुझे अंकु के कमरे में ले गई। अंकल आंटी भी वहीं थे। अंकु बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मैं उसके पास जाके धीरे से बोली, ओए, सुबह सुबह क्या नौटंकी लगा रखी? प्लान क्या है मुझे बता, मैं करती हूँ मदद। जवाब में अंकु ने सिर्फ मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका वो बेबस चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। न जाने किसकी नज़र लग गई थी अंकु को। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पैरों में लकवा हो गया था।
बीमारी का चाहे जो नाम हो, हमको बस ये पता था कि अंकु के कमर से नीचे के हिस्से में ताकत तेजी से कम हो रही थी। वो बिना सहारे चलने, उठने, बैठने में असमर्थ था। हमारे बस्तों का बोझ उठाने वाला अंकु आज अपने शरीर का बोझ तक नहीं उठा पा रहा था। चाय पीते हुए मुंह में नींबू का बीज आ गया है, लेकिन मन अंकु की तकलीफ की यादों से कसैला हो रहा है। आंखों में भर आए आंसू गालों पे बह निकले हैं। अंकु की चिट्ठी आंसुओं से नम हो रही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी हौसले की ऊंचाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर काम करने वाली पूर्णिमा की नौकरी छूट चुकी है। कमरे की सफाई के दौरान उसको अंकेश का लिफाफा मिलता है, जिससे पूर्णिमा को बचपन की सहेली के छोटे भाई अंकेश की मासूम शरारतें याद आती हैं। अंकेश की चिट्ठी पढ़ने के बाद भावुक पूर्णिमा को अंकेश की बीमारी से उसको हुई तकलीफ भी याद आती है। अब आगे। नौकरी छूटने के बाद मेरी जिंदगी तालाब के ठहरे पानी की तरह बिल्कुल शांत हो गई है। आज अंकेश की चिट्ठी ने एक कंकड़ का काम किया है। यादों की लहरों से ही सही, हलचल तो हुई है। अपनी ही भावनाओं की गहराई पता चली है, वरना इस भागते शहर में आगे निकल जाने की होड़ ने कब संवेदन शून्य बना दिया, पता ही नहीं चला। दीदी, रविवार 27 जुलाई को मेरे पैरों का ऑपरेशन है। पता नहीं क्यों ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले एक बार आपसे मिलने की इच्छा है। आओगी ना दीदी? अंकेश के लिखे इन शब्दों ने मेरा दिल कचोट लिया। मैंने देखा तो पाया कि चिट्ठी मुझे 22 जुलाई को मिल गई थी और आज 5 अगस्त को 2 हफ्ते बाद मैं पढ़ रही हूं। चिट्ठी पुणे के डिफेंस अस्पताल से लिखी गई है। इतनी पास होके भी कितनी दूर रही मैं। मेरे दिमाग में सिर्फ अंकु और उसका मासूम चेहरा घूम रहा है। पता नहीं ऑपरेशन सफल रहा कि नहीं, मैं दूसरा विकल्प सोच भी नहीं सकती। बहुत दर्द सहा है अंकु ने। गढ़वाल के डॉक्टरों के मुताबिक पैरों में लकवा था, सो पहले उसका इलाज चला, फिर बाद में शहर ले जाने पे पता चला कि बोन टीबी है, तो फिर उसका इलाज शुरू हुआ। बीमारी का नाम बदल जाने से उससे मिलने वाला दर्द नहीं बदल जाता। हम सबकी एकमात्र कोशिश होती थी अंकु को हंसाना, उसे जीने की उम्मीदों से भरना। हम तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करते थे। मैं और शीतल उसके आजू बाजू खड़े होकर तस्वीरें खींचते थे, कभी इस पोज में, कभी उस पोज में। कैमरे की शक्ल देख के उछलने वाला और पोज बनाने वाला अंकु व्हीलचेयर पे बैठा मुस्कुराता। अपने नन्हे मास्टर को जीने का हौसला देते देते हम ही हौसला खो के सुबकने लगते थे। फिर अंकेश हम लोगों को समझा रहा होता, दीदी मैं अच्छा हो जाऊंगा, डोंट वरी। धीरे धीरे अंकेश का शरीर बहुत कमज़ोर होता चला गया, लेकिन उसने मन कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के कॉलेज में एमए के लिए सिलेक्ट हो गई थी। गढ़वाल में वो मेरी आखिरी रक्षाबंधन थी। अंकु को उसकी कलाई में राखी बांध के मैंने उसको खीर खिलाई। अंकु मुझको 204 रुपए देते हुए बोला, आप जा रही हो लेकिन हर साल राखी में ज़रूर आना। 4 सालों से उसने अंकल के दिए 51 रुपए बचा के रखे थे। खुशी के मौके पे आंसू नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अंकु को गले से लगा के उसकी पीठ की तरफ चेहरा करके रो पड़ी थी मैं। अंकु, ये तुमने डील में चीटिंग कर दी थी। उम्र में बड़े तो हम थे, लेकिन समझदारी तुमने दिखाई थी। मैं फिर जो एक बार गढ़वाल से निकली, दोबारा वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। दिल्ली में पढ़ाई की और नौकरी के लिए मुंबई आ गई। अंतहीन दौड़ में भागते भागते 6 साल कैसे छूट गए पता ही नहीं चला। सिर्फ वक्त नहीं गुजरा था, वक्त में लिपट के कई बेशकीमती जज्बात भरे लम्हे भी छूट गए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी हौसले की ऊंचाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना,
एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर काम करने वाली पूर्णिमा की नौकरी जा चुकी है। कमरे की सफाई के दौरान मिले लिफाफे से उसको बचपन की सहेली शीतल के छोटे भाई अंकेश की मासूम शरारतें याद आती हैं। साथ ही अंकेश की तकलीफ भी याद आती है। अंकेश की चिट्ठी से यादों में खोई पूर्णिमा को उसके पांव का ऑपरेशन होने का पता चलता है। अब आगे। रात अंकु, गढ़वाल और बचपन की यादों में गुजरते हुए बीती। नौकरी छूटने की उदासी के बजाय अंकु के ऑपरेशन की चिंता से मन परेशान हो रहा था। अगली सुबह मैं पुणे के लिए निकल पड़ी हूँ। रास्ते भर मासूम अंकु की शरारतें याद आती रहीं। साथ ही समझदार अंकेश का बीमारी से संघर्ष भी यादों में ताज़ा था। बीते 6 सालों में कैसा हो गया होगा जाने अंकेश। तमाम उधेड़बुन में फंसते निकलते मैं पुणे डिफेंस अस्पताल पहुंच गई हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। बिना किसी पते के मैं अंकेश के वार्ड को ढूंढ रही हूँ। कैसी नादानी है, खुद पे ही अचरज हुआ। मम्मी को फ़ोन करके शीतल का नंबर लिया और फिर उसको फ़ोन किया। हमारी बात सालों बाद हुई है, लेकिन सहजता सालों पहले वाली ही थी। शीतल ने कहा, तुम वहीं रुक, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। अस्पताल वाले गेट के बगल वाले मोड़ पे मैं और शीतल चाय पी रहे हैं। गढ़वाल की खुली वादियों में चाय की टपरी वाले मोड़ पे खड़ा होकर पहरेदारी करने वाला हमारा अंकु आज अस्पताल की चारदीवारी से घिरा डॉक्टर और नर्स की पहरेदारी के बीच है। चाय के घूंट के साथ शीतल बोली, तुम्हारे चले जाने के बाद अंकु की हालत और बिगड़ गई थी पुनू। अंकु धीरे धीरे पूरी तरह से बिस्तर का साया बन गया था। इलाज चल रहे थे, लेकिन असर कुछ खास नहीं था। खाना पीना सब दूसरे के भरोसे हो गया था। पता है पुनू, एक बार उसको खाना खिलाते वक्त फोन आ गया था और मैं बातें करने चली गई थी। 15 मिनट बाद जब लौटी तो देखा खाना सामने टेबल पे पड़ा था और अंकु भूखा सो चुका था। अंकु इस कदर असहाय हो गया था कि बिना व्हीलचेयर के थोड़ी दूर पे पड़ी टेबल पे रखे खाने को खिसक के भी नहीं ले सकता था। भगवान के सामने बैठ के उस दिन बहुत रोई थी मैं। कहते कहते शीतल आज भी अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख सकी है। शीतल ने आगे कहा, अंकु से पीछे की कक्षा में पढ़ने वाले उससे आगे निकल गए, लेकिन अंकेश ने अपनी अक्षमता को अपनी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। ओपन कॉलेज से न सिर्फ पढ़ाई पूरी की बल्कि MBA की तैयारी भी की। चलने में परेशानी की वजह से अंकेश कोचिंग नहीं जा पाता था, लेकिन यही लगन और मेहनत देख के कोचिंग वाले स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट घर पे ही पहुंचा देते थे। घर पे बिस्तर पे लेटे लेटे अंकेश ने तैयारी की और MBA एंट्रेंस क्वालिफाई किया। यहाँ पुणे में एडमिशन ले लिया। यहाँ के ट्रीटमेंट की नई सुविधाओं की जानकारी हुई। अंकेश के जज्बे और आत्मविश्वास को देख के उसके सीनियर्स और दोस्तों ने पूरे कॉलेज में अवेयरनेस फैलाई, उसके महंगे ट्रीटमेंट के लिए पैसे जुटाए और इस तरह कुछ दिन पहले अंकु के घुटने का ऑपरेशन। गला भर्राने से बोलते बोलते शीतल चुप हो गई है, लेकिन उसके मुस्कुराते हुए गाल पे बहते आंसू अंकेश के हौसले की ऊंचाई को बयां करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों अंकेश के वार्ड की तरफ जा रहे हैं। दूर से एक हिलती छवि नजर आ रही है। मैं वार्ड के दरवाजे पे खड़ी हूँ। वार्ड के अंदर अंकेश बैसाखी के सहारे टहल रहा है। अंकेश को अपने पाँव पे चलता देख शरीर का रोम रोम खुशी से भर गया है। एक नौकरी छूटने से हताश परेशान होके मेरा अपना आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, और ये लड़का अपनी जिजीविशा, चाहत, आत्मबल की बदौलत अपनी सूख चुकी टांगों में नई ताकत का संचार कर बैठा है। इसने आज सिखाया है मुझको सपनों को हमेशा जवान रखना चाहिए और उनको पूरा करने के हौसले को हमेशा बुलंद। आज रक्षाबंधन नहीं है। पर्स में ढूंढने से कुछ धागे मिल गए हैं। अस्पताल के बेड पे बैठे अंकेश की कलाई पे उन धागों को बांध रही हूं। त्योहार किसी तारीख मुहूर्त से नहीं, दिलों की भावनाओं से मनते हैं। अंकु, तुम हमेशा सुखी और सलामत रहो। दिल से निकल रही है दुआ, बिना किसी शर्त, बिना किसी डील के। बस इतनी सी थी ये कहानी।
दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूँ लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्ट कार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।